हेलो स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास। जैसा कि हमने चैप्टर नया शुरू किया था, टेरिटरी, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिन द ट्रेड इन बंगाल। किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, हमारे यहाँ पर व्यापार को आरंभ किया। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप इन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। जो इंग्लिश कंपनी थी, उन्होंने सबसे पहले इंडिया के अंदर 1651 में एक फैक्ट्री स्थापित की जो हुगली नदी के किनारे था। दिस वाज द बेस फ्रॉम द विच द कंपनीज ट्रेडर्स। और यही एक बेस था जिससे कि कंपनी के जो व्यापारी हैं वो आकर के व्यापार करना शुरू कर दिया और अपना सारा सामान यहीं पर स्टॉक किया करते थे। अंग्रेज़ लोग इस फैक्ट्री को अपने वेयर हाउस के रूप में इसका यूज किया। वो यहाँ से सामान को कलेक्ट किया करते थे और गुड्स को एक्सपोर्ट किया करते थे। इसके बाद कंपनी ने क्या किया, एक ऑफिशियल लेटर प्राप्त कर लिया जिससे वो यहाँ पर सेट हो गए और धीरे धीरे इस कंपनी ने अपना व्यापार जो है बढ़ाना शुरू कर दिया था। बहुत सारे व्यापारी मर्चेंट्स यहाँ पर आए और धीरे धीरे क्या हो गए, अपने आप को सेटल करने लग गए और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आकर अपनी नई नई फैक्ट्रियाँ बना ली थी। 1696 की बात है। यहाँ पर सेटलमेंट के लिए इन लोगों ने अपना एक बिल्डिंग, एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल में उन्होंने क्या किया, जो मुग़ल ऑफिशियल्स थे उनसे उन्होंने कंपनी की ज़मींदारी की राइट्स यानी कि लगान वसूल करने का अधिकार इन अंग्रेज़ों ने प्राप्त कर लिया था, जिससे कि वो कई गांवों से क्या करते थे, लगान को वसूल करने का अधिकार इनको मिल गया था। वन ऑफ दीज वाज कलकत्ता, और इनमें से कलकत्ता भी था। कलकत्ता की भी ज़मींदारी इन अंग्रेज़ों को मिल गई थी, जिससे कि वो लोग यहाँ पर भी आकर के क्या कर सकें, अपना जो लगान है उसको वसूल कर सकें। मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब ने क्या किया, इनको एक फरमान इशू किया था जिससे कंपनी को ये राइट मिल गया, अधिकार मिल गया कि वो यहाँ पर ट्रेड फ्री यानी किसी भी प्रकार का कोई टैक्स दिए बिना वो यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं। कंपनी को जितने अधिकार मिले थे उन सब के अलावा जो कंपनी थी वो बहुत सारे ऐसे कंसेशंस चाहती थी जो उनके बिना फरमान में दिए ही अंग्रेज़ कंपनियां क्या कर रही थी, यूज करना शुरू कर दिया था। वे मनमाने तरीके से टैक्स वसूल किया करते थे, अपनी मर्ज़ी से व्यापार किया करते थे और जो भी ऑफिशियल रूल्स होते थे उसको वे लोग फॉलो बहुत ही कम किया करते थे और बहुत ही कम मात्रा में वो ड्यूटी पे किया करते थे। दिस वाज रिफ्यूज टू पे, और उन्होंने क्या किया, बाद में धीरे धीरे समय बीतता गया और वो किसी भी प्रकार का कोई भी जो पे है वो मुग़ल एम्परर को ख़जाने में जमा नहीं किया करते थे और धीरे धीरे जो रेवेन्यू था पूरा का पूरा वो बंगाल का वो खुद अपने यहाँ पर इकट्ठा करने लग गए। और इस प्रकार से जो बंगाल के नवाब थे मुर्शिद कुली खान, उन्होंने इसको प्रोटेस्ट किया कि ये गलत है और अंग्रेज़ों को हमारे ख़जाने में भी पैसा कुछ जमा कराना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, और आगे बढ़ते हैं। हाउ ट्रेड लेड बैटल्स, कि जो यहाँ पर व्यापार करने आए थे वो यहाँ पर किस प्रकार से युद्ध करना शुरू कर दिया था। थ्रू द अर्ली 18th century द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब बंगाल द ट्रांस इन्फिल्ट्रेट। जो अगर आप देखें तो 18th century के मध्य में जो कंपनी थी और बंगाल के नवाब थे उनमें बहुत अधिक मात्रा में विरोधाभास होना शुरू हो गया था। जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई थी, बंगाल नवाब एसेटेड देयर पावर द आउट कंट्री, और बंगाल के जो नवाब थे वो चाहते थे कि उनकी जो शक्तियां हैं वो पूरे भारत में बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए एज अदर द रीजनल पावर्स वर द ड्यूरिंग दैट टाइम। और उनके पास उस समय केवल रीजनल ही पावर थे, वे अपने क्षेत्र में ही सीमित थे। मुर्शिद कुली खान वाज द फॉलोड बाय द अलवर्दी खान एंड द सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ द बंगाल। क्योंकि मुर्शिद कुली खान साहब थे
वे चाहते थे कि वो सिराजुद्दौला की जगह खुद वहाँ का बंगाल का नवाब बन जाए और वो एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग रूलर बनना चाहते थे। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशंस, और उन्होंने क्या किया, जो कंपनी के द्वारा कंसेशन दिया जा रहा था उसको उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। डिमांड लार्ज द कंपनी, और उन्होंने क्या किया, कंपनी जो थी वो उनसे बहुत अधिक मात्रा में ग्रांट वसूल करने के लिए उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। इट एनी राइट टू मिंट क्वाइंट्स, और उनके पास कोई राइट्स नहीं था कि वे अपने यहाँ पर सिक्के ढाल सकें, कॉइन तैयार कर सकें, और उन्होंने जितनी भी उनकी फैसिलिटी तो धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू कर दी थी। एक्यूजिंग द कंपनी डिलेक्ट, दे क्लेम द कंपनी वाज द डिप्राइव द बंगाल, और धीरे धीरे कंपनी ने क्या किया, बंगाल के ऊपर अपना अधिकार स्थापित करना शुरू किया। गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट द रिवेंस द अंडरस्टैंडिंग द अथॉरिटी ऑफ नवाब, क्योंकि गवर्नमेंट जो थी उनको बहुत अधिक मात्रा में नवाबों के माध्यम से ही रेवेन्यू प्राप्त हुआ करता था। इट वाज रिफ्यूज टू पे टैक्स, और सभी नवाबों ने क्या किया, धीरे धीरे टैक्स पे करने से इनकार कर दिया। राइटिंग द डिस्पेक्टफुलिटीज, और बहुत उन्होंने असंतोष भरे लेटर लिखने शुरू कर दिए। एंड ट्राइंग टू द हैंडल द नवाब हिज द ऑफिशियल्स, और उन नवाबों को अपने अनुसार चलाना शुरू कर दिया था। द कंपनी ऑन द इट्स पार्ट द डिक्लेयर दैट द अनजस्ट डिमांड ऑन द लोकल ऑफिशियल वर द रूलिंग ट्रेड द कंपनी, और कंपनी के खिलाफ जो वहाँ के लोकल रूलर्स थे उन लोगों ने लेटर लिखने शुरू कर दिया कि कंपनी बहुत अनवांटेड तरीके से यहाँ पर व्यापार कर रही है। एंड द ट्रेड कुड बी फ्लोरिश ओनली द ड्यूटीज वर द रिमूव्ड, और उन्होंने कहा कि जितने भी अधिकार इस कंपनी को दिए गए हैं वे सभी क्या किए जाएँ, रिमूव कर दिए जाएँ। इट वॉज ऑल्सो कन्विक्ट दैट द एक्सटेंड ट्रेड हैड द लार्ज सेटलमेंट्स, और वे चाहते थे कि कंपनी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनमें वह अपनी टांग अड़ाया करती है सेटलमेंट्स के अंदर। बाय द विलेजर्स एंड द रिबिल्ड द फोर्ट्स, द कॉन्फ्लिक्ट्स लीड टू द कॉन्फ्रेंस द फ्रेंडली किलोमीटर इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट था वो बहुत ही फेमस युद्ध में तब्दील हो गया जिसको हम लोग बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल आपको बैटल ऑफ प्लासी के बारे में बताएंगे कि इस युद्ध से किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ पर सत्ता का अधिग्रहण किया और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में उनका अधिकार कर लिया था। किस प्रकार से वे व्यापारी बन के आए थे और यहाँ के रूलर बन जाते हैं, और 200 वर्षों से अधिक समय तक इन लोगों ने इंडिया के ऊपर राज्य किया है, और क्या क्या फैसिलिटी इन्होंने हमें प्रोवाइड कराई है इसके बारे में कल आपको बताया जाएगा। ओके बाय।